नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनजेपी के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार वैद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे रोहतक लोकसभा सीट पर। यहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 लाख की बड़ी लीड के साथ जीते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े अंतर के साथ जीते हैं। भाजपा उनका चुनाव एक तरफ फंसा हुआ बता रही थी, प्रचार कर रही थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चुनाव है वो फंसा हुआ है। आप इस जीत को कैसे देखते हैं? इससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाली राजनीति क्या रहेगी? उनकी भविष्य राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोमल, देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की जो जीत है उसमें कई संदेश छुपे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा में घेरने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी। भाजपा चाह रही थी कि दीपेंद्र हुड्डा दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए नहीं जा सके। उनको घेरने के लिए विशेष ध्यान कोसली पर भी लगाया गया, नितिन गडकरी को यहाँ लाया गया। दूसरे जो यादव बहुल क्षेत्र है, मोहन यादव को भी बुलाया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी यहाँ बुलाया गया। तो मतलब बहुत सारे नेता यहाँ जुटाए गए ताकि दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ घेरा जा सके। कोसली को लेकर के भाजपा इस कदर आसान्वित थी कि पिछली बार दीपेंद्र यहाँ से 75,000 से हारे थे, उन्हें 90,000 से हराया जाए। लेकिन आप मेरे साथ पूरी टीम के साथ एक बार हम गए थे कोसली। एक बार क्यों, हम कई बार गए हैं। हमने गांव-गांव जा कर के देखा है कि इस बार कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था। फिर भी हमने ये मान करके पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, तो हमारा निष्कर्ष ये निकल करके आया, अगर कोसली हार भी जाते हैं दीपेंद्र हुड्डा, तो भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र बड़े अंतर से आराम से जीत जाएंगे। अब ऐसा ही हुआ है। तो ये अकेले इसको रोहतक के दृष्टिकोण से हम नहीं देखेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का रोहतक से जीतना एक बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश ये है कि भविष्य में कांग्रेस की राजनीति में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 5 जो सीटें हैं लोकसभा की जीती है, तो 55 के करीब विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो ज़्यादातर जब हम देखते हैं हिसार में जेपी की जीत हो या यहाँ पर जो हम दीपेंद्र हुड्डा की जीत हो, तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनमें कुमारी शैलजा को हुड्डा से विरोधी माना जाता है। लेकिन जब हम सबकी जो जीत को देखते हैं, तो हमारा ये मानना है कि अब जो भविष्य की राजनीति है कांग्रेस की, उसमें दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा दोनों का कद बढ़ेगा, लेकिन एक बैलेंस रहेगा। कुमारी शैलजा की राजनीति कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और कुमारी शैलजा की जीत का मतलब है जो एसआर के गुट की जब हम बात करते थे, उस एसआर के गुट का भी थोड़ा ताकतवर बने रहना, लेकिन बड़ी ताकत हुड्डा परिवार को कांग्रेस में मिलेगी, क्योंकि ये चुनाव परिणाम आगे भविष्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। और वो कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव में उतरेगी, तो मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कम से कम उनके प्रभाव क्षेत्र वाली जगह पर टिकट वितरण में काफ़ी छूट दी जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों में जो सबसे मजबूत चेहरा है, वो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा भी एक मजबूत चेहरा है। और बाकी तो कांग्रेस अपने स्टाइल से राजनीति करेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ हरियाणा में कोई सीएम का फेस बना करके चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ी जीत के साथ दूसरे साथियों को, जेपी जैसों को जो जीत दिलवाई है, उसके साथ एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे। कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा एक अब बड़ा नाम हो गया है हरियाणा कांग्रेस में। तो आप ये मान लीजिए कि मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, उनमें दीपेंद्र हुड्डा भी एक मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। आप क्या एक्स फैक्टर मानते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत के पीछे? क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में जहां से सबसे बड़ी लीड मिली है, वहां से एक सिरसा है, फिर रोहतक है, दोनों जगह से 3-3 लाख की लीड मिली है। तो आप वजह क्या मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा का माइक्रो मैनेजमेंट, बहुत ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। कोसली को लेकर के उन्हें बड़ी आशंका थी, बड़ी खतरा। तो उन्होंने पहले अनिल पालावास जैसे साथियों को अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 500-700 जहाँ भी किसी के पास वोट नज़र आए, ऐसे कार्यकर्ता जोड़ने शुरू किए। उसके बाद अविनाश हैं एनएसयूआई के, वो कोसली से जुड़े हैं, उनको लिया। राहुल राव पहले से ही उनकी टीम में सक्रिय थी। कोसली में जो यादव चेहरे थे उनको सक्रिय किया। फिर भी उनको लग रहा था कि बड़ी मुश्किल में है कोसली, इसके लिए कुछ और किया जाना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा कदम उठाया एक्स मिनिस्टर जगदीश यादव को अपने पाले में लेने का। आपको पता होगा पिछले साल जगदीश यादव को पाले में लेकर के आए। तो जगदीश यादव का कोसली में अपना एक जनाधार है।
दीपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसा काम किया जो असंभव सा समझा जा रहा था। अपनी कार में, अपनी गाड़ी में एक साइड में यादवेंद्र सिंह को बिठाया। राव इंद्रजीत के भाई हैं छोटे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। एक साइड में उन्होंने यादवेंद्र सिंह को बिठाया और दूसरी साइड में जगदीश यादव को। तो दोनों को साथ लिया उन्होंने, दोनों को साधा। इसका परिणाम ये रहा कि कोसली में बराबरी का मुकाबला उन्होंने किया। 14वें राउंड तक वो 2 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा आगे थे। आगे फाइनल रिजल्ट लगभग कोसली में बराबर सा है। तो कोसली में इसका परिणाम जो मिला है, उसका असर ये हुआ कि कोसली के साथ साथ रोहतक और झज्जर जिले में अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को पहले से भी ज़्यादा समर्थन मिला है। वहाँ के लोग ये पश्चाताप कर रहे थे कि हमने एक काम करने वाले आदमी को चुनाव हरवाया है। दीपेंद्र हुड्डा के पास बड़ी लिस्ट थी काम करवाने की। उन्होंने अपने काम बनवाए, अपने पिताजी के कार्यकाल में, भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में जो काम थे वो काम गिनवाए और लोगों पर इसका असर रहा। तो जाट समुदाय के साथ साथ उन्हें दूसरी जातियों का समर्थन मिला। और टिकट वितरण में इस बार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समझदारी दिखाई, करनाल में एक पंजाबी उम्मीदवार उतारा, गुड़गांव में एक पंजाबी उम्मीदवार उतारा, सोनीपत में पिछली बार खुद लड़ने की गलती कर गए थे, दोनों जाट चेहरे हो गए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी भूपेंद्र हुड्डा भी, उसका संदेश गलत गया था। अब की बार एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा तो जीत में भी कामयाब मिला। इसका फ़ायदा जो जाति समीकरण बनाए, इसका फ़ायदा उनको रोहतक में मिला। और अब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के बारे में ये धारणा है कि दूसरी जातियों को अब वो साथ लेकर के चल रहे हैं। ये कोमल जो है। ठीक है सर, हम बाकी सीटों पर भी आपसे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।